लेकिन जो स्वीकृति प्राप्त हैं उनसे हमको विशेष जरूरत रहती है, के संदर्भ में ट्रेनिंग देना रहता है। कुछ ये नया है, इसलिए थोड़ा सा हमें मुझे लगता है कल ही चिट्ठी निकाला था, और मैं इसलिए भी कल निकाला था इसलिए कि ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। नया विभाग के द्वारा जैसे इसके पहले संबंधन पोर्टल था जिसमें आप लोग अपलोड किए थे अपना, फिर वेरिफिकेशन हुआ, हमारे डीओ ने हमारे लॉगिन कर दिया, हमारे आदमी जाके वेरिफिकेशन किए, फिर कमेटी की बैठक हुई और फिर स्वीकृति दी गई। लेकिन दिनों दिन डिजिटल युग होने जाने के कारण, होते जाते कारण अब हमारा विभाग भी विभिन्न तरह से पारदर्शिता लाने के लिए किसी का पेंडिंग नहीं रहे ज़्यादा दिन, और मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं हो किसी को, इसलिए पोर्टल बना दिया कि पोर्टल पर आप जब जानकारी देंगे तो न सिर्फ हम देखेंगे यहाँ बल्कि हमारा राज्य सरकार भी, शिक्षा विभाग भी देखे। इसी संदर्भ में हम बैठक बुलाए थे। मात्र 3 विद्यालयों की प्रविष्टि 6 हो गया, वर्ग 6 हुआ है, जबकि अन्य जिलों में संख्या 100 से ज्यादा है। जैसे रक्सौल से शांति निकेतन आदर्श विद्यालय है, क्या आप हैं? आए नहीं है, उन्होंने अपना प्रोविजनली वेरीफाइड लिखा हुआ है, स्टेटस उनका है। और चकिया से है सुदर्शन सेंट्रल स्कूल, और पताही से है जीएवी पब्लिक बताओ ना, तेतरिया से न्यू स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, त्रिकोलिया से केडीएस मास्टर माइंड पब्लिक स्कूल और मोतिहारी सेंट जॉर्जिस हाई स्कूल। मात्र इतने लोग ही रजिस्ट्रेशन करा पाए। रजिस्ट्रेशन की अपनी प्रक्रियाएं होती है। ये लोग का रजिस्ट्रेशन ज्ञानदीप पोर्टल का है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले वाला संबंधन पोर्टल था, उसके थ्रू हुआ और हमारे स्तर से ये रजिस्टर में बैठक हुई और आपको हम दे पाए रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन ज्ञानदीप पोर्टल पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, उसको आप डालिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन एक तरह से कि री रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब आप अपडेट हो जाइएगा और हमारा विभाग भी अपडेट हो जाएगा। ये लोग रजिस्टर्ड लोग हैं और इनका ये स्टेटस है, चाहे छात्र की संख्या है या फिर शिक्षक की संख्या है, और उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लाए स्लाइड, कुछ लाए उसको चला दीजिए, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत पर स्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों का पंजीकरण। और स्वीकृति प्राप्त का मतलब हुआ जिसको हमने एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, और उसके बाद की प्रक्रिया जो होता है यूडाइस का, यूडाइस संख्या व्यापक हो गया। छात्रों की प्रविष्टि एवं सत्यापन तथा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से करने हेतु दिशा निर्देश। ये पेज का है, आप लोगों को अभी हमारे पास हार्ड कॉपी है नहीं, तो आप लोगों के नंबर से ग्रुप फॉर्मेशन में करूँगा, तो ग्रुप में भेज दिए। अच्छा, ग्रुप में भेज दिए। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो मैंने अभी पढ़ा, बिहार राज्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी विद्यालय के टोटल बच्चा को सब पोर्टल पे डालना है कि 25% ही डालना है? पोर्टल खुलवा के डालना। हाँ सॉरी, अभी मैं आपके केवल आप लोगों की बात को लूंगा, और हमारे जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं आपको जवाब भी देंगे। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। तो ये 25% अलाभकारी एवं कमजोर समूह के बच्चों के नामांकन और नामांकित बच्चों के लिए संबंधित विद्यालय राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ज्ञानदीप पोर्टल विकसित किया गया। देखिए ऐसा है कि ज्ञानदीप पोर्टल है, यह बेसिकली मुख्य उद्देश्य इसका है कि अलाभकारी और कमजोर बच्चे जो क्लास 1 में एडमिशन होते हैं, जो कि आगे तक पढ़ाई करते हैं, और उसकी प्रतिपूर्ति की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। उसमें होता क्या है, जैसे आप अलॉटेड करते हैं सीट, कक्षा 1 में नामांकन लेते हैं, एक अलॉटमेंट क्या होता है सीट का, तो आप 40 सीट रखते हैं, 40 सीट में उसका 25% है, 10 सीट हुआ, 10 सीट अलाभकारी समूह के बच्चों को देंगे जो आपके पोषक क्षेत्र में आते हैं या नहीं भी आते हैं।
अगर आपके यहाँ अप्लाई कर रहा है और आपको लग रहा है कि अभी हमारे पास सीट रिक्त है तो हम इनको रखेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे, तो इसका प्रतिपूर्ति राशि कौन करेगी? सरकार करेगी, विभाग करेगी। इसी के लिए ज्ञानदीप पोर्टल विकसित किया गया है। आरटी के तहत विद्यालयों का पंजीकरण, आबकारी और कमजोर समूह के बच्चों की प्रविष्टि, जिला स्तर से विद्यालय स्तर बाहर प्रविष्टि की जांच, विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति एवं भुगतान आदि सभी प्रक्रियाएं इसी पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। जैसे अब ऐसा है कि आप आरटी के तहत विद्यालयों का पंजीकरण, जो अभी आपको पंजीकरण करना है, जैसे 6 विद्यालय ने कर लिया है, आप भी कर लेंगे। करने के बाद इसकी बच्चों की प्रविष्टि, बच्चों का नाम होगा, उम्र होगा, कब नामांकन हुआ, पिता का क्या नाम है, घर कहाँ है, कक्षा 1 ही है तो कक्षा 1 में नामांकन हुआ। जिला स्तर से विद्यालय बाढ़ प्रविष्टि की जांच, जिला स्तर से उसकी जांच की जाएगी कि आपने सही प्रविष्टि किया है। विद्यालयों की प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति और क्या राशि स्वीकृत होगा, 10 बच्चे हैं तो कितनी राशि मिलेगी, 8 बच्चे हैं तो कितनी राशि मिलेगी, और भुगतान, उसके बाद भुगतान क्या होगा, तो उसमें कई सारा चीज होगा जो आपको दिखेगा। जैसे भुगतान तो आपके खाते में जाएगा, स्कूल के खाते में जाएगा, तो खाता का विवरणी होगा और जितने बच्चे होंगे उसका कैलकुलेशन होगा, और वो भी ऑनलाइन सिस्टम से हमारे खाते से निकल के आपके खाते में, हमें राशि आएगी, हम आपके खाते में देंगे, ये होगा। इसी के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। अगले शिक्षण सत्र जो है 24-25 से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटी की धारा जो भी है के तहत बच्चों का नामांकन भी इसी पोर्टल पर अभिभावकों से प्राप्त आवेदन के आलोक में किया गया। अभी तो प्रतिपूर्ति की बात हो रही है, लेकिन अगला सेशन 24-25 की है, उसमें क्या होगा, वो इसी पोर्टल पर अभिभावक अपना एप्लीकेशन डालेंगे, आप उसी को स्वीकृत करेंगे, आप देख लेंगे कि जो स्वीकृति योग्य है उसके ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्थिति है, कहाँ का, मान लिया जाए बेगूसराय का या फिर किशनगंज का बच्चा आपके यहाँ अप्लाई करेगा, एड्रेस से अगर लगता है तो बच्चा यहाँ रेजिडेंस पर रहता होगा तभी आपके स्कूल आएगा, इतना दूर से तो आएगा नहीं। तो ये सभी चीज़ें उसमें रहेगा, आप उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। आपके यहाँ हो सकता है कि 20 आदमी अप्लाई कर दिया, सीट 10 है, तो अप्लाई का डेट क्या है और टाइम क्या है, उसके हिसाब से अगर कोई कुछ नहीं करना है तो उसी हिसाब से ऊपर से लीजिएगा। आज ही 20 आदमी ने अप्लाई किया और अप्लाई करने का टाइम उसमें रहेगा 12:35 तक में 9 आदमी अप्लाई कर दिया, 12:36 में 10 आदमी कर दिया, 10 ही सीट आपके पास है, खत्म कहानी। उसके बाद की चीज़ों को अनएक्सेप्टेड या रिजेक्ट करके छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें डेवलप किया होगा। ज्ञानदीप पोर्टल का URL है pms.online.gis.nic.in RT, और इसकी प्रक्रियाएं ये ज्ञानदीप पोर्टल है, फोटो भी ले लीजिएगा, आदमी 3 है, मतलब कम अटेंडेंस की बात नहीं। देखिए ये बिहार सरकार का ज्ञानदीप पोर्टल है, राइट टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, और NIC से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ही चलेगा क्या, यहाँ से ही जाएगा, रिमोट है। देखिए ये अधिसूचना है बिहार राज्यपाल के आदेश से, ये अब पहले 2011 का है, जो हमारा जब ये हुआ था, क्या कहते हैं, RTE जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, और यह लागू हो गया 10 अप्रैल 2010 से। सही है, डेट सही है ना, 10 अप्रैल 2010। और उसके बाद बिहार सरकार ने उस एक्ट के आलोक में नियमावली बनाई, और हमारा विभाग उस समय मानव संसाधन विकास विभाग कहलाता था, अधिसूचना जारी की है। उसमें स्पष्ट किया है कि बच्चों की मुफ्त व्यवहार शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा जो भी है में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में अलाभकारी समूह के बच्चों, कमजोर बच्चों वर्ग के बच्चों को अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा परिभाषित किया गया, और इस अधिसूचना में अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता वैधानिक अभिभावक भी कई तरह के होते हैं, नाना नानी भी होते हैं, लेकिन वैधानिक अभिभावक कौन है,
की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक की हो, ये कंडीशन है। कमजोर वर्ग के बच्चे सिर्फ सभी जातियों समुदायों के बच्चे जिनके माता पिता वैधानिक अभाव की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 ग्रुप हो गए। अलाभकारी का मतलब हो गया SC, ST, EBC, BC, माइनॉरिटी, और उनकी जो माता पिता हैं या वैधानिक गार्जियन हैं उनकी आय 1 लाख रुपया, एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कमजोर वर्ग हो गया। कमजोर वर्ग में सभी जाति के लोग हो गए और उनका आय की सीमा बढ़ा दिया, मतलब 2 लाख रुपया। और इस आय की सीमा में जो आते हैं उनके बच्चे इस योजना का लाभ इस नियमावली के तहत निजी विद्यालयों में लाभ 25% सीट पर ले सकेंगे, और वो भी प्रथम कक्षा में। तो यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और 402 दिनांक 25/3/11 के तहत इस अधिसूचना के निर्गत होने के पूर्व कृत कार्रवाई इस अधिसूचना से निर्धारित। देखिए ये अभी का बना हुआ है, जस्ट 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले ये ज्ञानदीप पोर्टल बना है, राइट टू एजुकेशन, और इसका लिंक ये है HTTP पोर्टल का PMS online.bishnic.in RT, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाइए। स्कूल प्रोसेस फ्लो है। देखिए स्कूल रजिस्ट्रेशन है और स्कूल का लॉगिन है। स्कूल डैशबोर्ड आएगा, स्कूल डिटेल्स आएगा, टीचर्स डिटेल्स आएगा, क्लास डिटेल्स आएगा, फाइनलाइज एप्लीकेशन होगा, फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, वेरीफाइड अपडेट होगा, और ब्लॉक का स्टूडेंट्स होगा, और फॉरवर्ड टू ब्लॉक होगा, और रिपोर्ट्स होगा। ये हमारा जो भी आप देख रहे हैं ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के प्रोसेस से आप बढ़ेंगे। स्कूल डैशबोर्ड आएगा, आगे बढ़िए, स्कूल लॉगिन करेगा। इनका पासवर्ड भी होगा क्या? आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, क्रिएट करना होता होगा। ये देखिए ये स्कूल टच कीजिए, तो टच, अच्छा PPT है, कोई बात नहीं। जैसे देखिए होम है, अबाउट अस है, स्कूल है, स्टूडेंट है, रिपोर्ट है, ऑफिशियल लॉगिन है, ग्रीवांस सेक्शन है, कॉन्टैक्ट अस, राइट टू एजुकेशन है। ये इसमें लिस्ट ऑफ मैप स्कूल है, चाइल्ड ट्रैकिंग रिपोर्ट है, एप्लीकेशन स्टेटस है, और ये देखिए RT नोटिफिकेशन दिया हुआ है। मतलब आप पोर्टल ओरिजिनली जब खोलिएगा, ये PPT बना हुआ है आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो RT का नोटिफिकेशन उस पर आएगा जो भी आप देख रहे थे। एडमिशन प्रोसेस है, यूजर मैनुअल है, लिस्ट ऑफ मैप, प्राइवेट स्कूल है, और रिड्रेसल मैकेनिज्म है, स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस है। फिर RT नोटिफिकेशन, यही चीज लेटेस्ट न्यूज कुछ है ऐसा आएगा। नेक्स्ट चलिए, तो देखिए अब ये आ गया स्कूल रजिस्ट्रेशन है। यू डैश कोड आपको जब प्रस्वीकृति मिली है तो यू डैश कोड भी मिला होगा, और आप वहां पर यू डैश कोड दीजिएगा, नेम ऑफ स्कूल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एरिया टाइप, पंचायत, वार्ड, नगर निकाय। जैसे अल्लाज नगर निकाय है तो वहां पर अल्लाज, अगर उसमें आप देखिएगा तो हो सकता है कि जब डिस्ट्रिक्ट डालिएगा तो आ जाएगा, उसमें आप सेलेक्ट करते जाइएगा, पिन कोड है। इस तरह से कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल्स, अब ये सारा सब एड्रेस डाल दीजिएगा, तब मोबाइल नंबर डालिए, गेट OTP। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर वैसा ही डालिए जो एक्टिव हो, और वैसे लोग डालिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा मोबाइल नंबर आएगा तो मोबाइल नंबर OTP आएगा, फिर डालिए तो आगे बढ़िएगा। ईमेल भी डालिए, गेट OTP, दोनों का OTP वेरीफाई करेगा, तब जाकर के आपको लैंडलाइन कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह भी डालना है। एफिलिएशन टाइप, किस टाइप का एफिलिएशन है, गवर्नमेंट का है, मतलब हमारा बिहार सरकार का है। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, डिजाइनेशन क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से है एप्लीकेशन, आपको जो मैंने प्रस्वीकृति वाला चिट्ठी दिया है उसमें डेट लिखा होगा, 3 साल के लिए दिया होगा, डेट ऑफ फलना फॉर्म इतना तो इतना, तो वो डालिएगा। रिकॉग्निशन नंबर होगा वो डालिएगा, रिकॉग्निशन डेट होगा वो डालिएगा, DOC ये क्या होगा, रिकॉग्निशन डॉक्यूमेंट जो भी होगा, फोटो, नेम ऑफ द स्कूल। हाँ, उसके बाद आपके OTP पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपके OTP पर आएगा, मतलब OTP दीजिएगा तो मोबाइल पर आएगा, पासवर्ड डालिएगा, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर रिपीट कीजिएगा, फिर इंटर कोड शोन राइट साइड, अब उधर जो है कैप्चा है उसको डालिएगा। डालने के बाद अब सब कुछ देख लीजिएगा, बढ़िया से अपना चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसे भरते हैं फॉर्म वैसे। फिर आपको यहाँ टिक करना होगा, ये जो ये आपने यहाँ टिक
फिर करना होगा आई एक्नॉलेज दैट द, हाँ मतलब आपका एक्सेप्टेंस होगा जब आप सही से पढ़ लिया, डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर हियर यहाँ पर डालिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी आपके मोबाइल पर गया और पासवर्ड गया और ये कैप्चा गया, फिर डालिएगा तो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद आगे बढ़िए, देखिए अब है एप्लीकेशन स्टेटस आपका दिखाएगा, रजिस्ट्रेशन ओके हो गया। फिर स्कूल डिटेल्स, अगर आपको स्कूल डिटेल्स इसमें डालना होगा, टीचर्स डिटेल्स है, क्लास डिटेल्स है, लॉग प्रोफाइल है, सारा कुछ है। आप इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा। इंस्टीट्यूशन डिटेल्स है। अब देखिए डैश कोड, हमेशा डैश कोड जिसको यू डैश कोड कहते हैं वही डैश कोड है, वो इसका कोड अलग नहीं समझिएगा, यूनिफाइड डैश कोड ही है, वही है। कोड डाला हुआ है, जैसे टॉप स्कूल है, कृष्णा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, पश्चिम चंपारण जैसे दिया है, मतलब ये बना हुआ है पश्चिम चंपारण, बेतिया ब्लॉक का नाम रूरल है। जो भी आप डालिएगा अपने समझ से डालिएगा। अगर कोई चीज पूछना होगा हमारे जो विद्यार्थी हैं, क्या नाम आपका? संजय कुमार, ये नंबर भी आपको दे देंगे और एडवाइस प्रभारी हैं, ये दो आदमी देखते हैं, हमारे डीपी साहब, हमारा चारों का नंबर हम आपको लिखवा देते हैं। आप सबसे पहले एफडी से पूछिएगा, इनसे अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगी तो एडवाइस प्रभारी से पूछिएगा, इनसे फिर इनसे पूछिएगा, उसके बाद मेरे पास फोन करिएगा। तो ये सारा डिटेल है, जैसे स्कूल का मीडियम क्या है, स्कूल का लेवल क्या है, नंबर ऑफ क्लासरूम क्या है, माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ स्कूल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, फायर सेफ्टी, नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, रैंक, इफ स्कूल रिसीव एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट लैंड एक्सेट्रा। आप अगर गवर्नमेंट से कोई लैंड ले रखे हैं या फिर बिल्डिंग ले रखे हैं या कोई अनुदान मिलता है तो उसकी जानकारी देना है। वेदर द चिल्ड्रेन हैव बैरियर फ्री एक्सेस टू क्लास। बैरियर फ्री का मतलब होता है जैसे पहाड़ होता है, नदी होता है, ठीक है ना, कोई ऐसा बैरियर होता है जो सोसाइटी में भी होता है ना, एक वाला मोहल्ला खास जाति का ये मोहल्ला है उसको टप के आना पड़ता है, वो भी एक बैरियर होता है। आप मानिए या ना मानिए, हमारे सोसाइटी में हर तरह के बैरियर हैं जो कैसे बच्चे नहीं पढ़ पाए, और उस बैरियर को हम लोग क्लियर करके बच्चे पढ़ पाए, इस पर काम करना है। तो इस तरह के बैरियर है। रूफ क्वालिटी ऑफ स्कूल, रूफ कैसा है, जैसे एस्बेस्टस है, छत है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेबल बेंच या जो भी चीजें हैं उसके विषय में जब उसमें जाइएगा तो लिखना रहेगा, तो डिटेल लिखिएगा। देखिए उसके बाद एनी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आईएफएससी कोड कहता है कि जैसे क्या है, एनी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट नहीं एक्सेप्टेड है। जैसे मान लीजिए कोई प्रिंसिपल साहब अपना अकाउंट नंबर पर्सनल दे देंगे, ऐसा नहीं हुआ। स्कूल का अकाउंट नंबर देना, संस्थान का नाम अकाउंट नंबर है, री इंटर अकाउंट नंबर मतलब ये डल रहा है, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजाइनेशन। तो जो इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, सिंगल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, ये अकाउंट होल्डर होंगे या अकाउंट का जो क्या कहते हैं उसको, जिस पर्सन के लिए विड्रॉ करते होंगे, जो राशि विड्रॉ करते हैं, जिनके नाम से चेक बुक साइन होता होगा या फिर चेक साइन करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये लोग भी बढ़िया से जान जाए। और हेड ऑफ द स्कूल डिटेल्स, अब हेड नेम क्या है, डिजाइनेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर अल्टरनेट जानबूझ के मांगा जा रहा है, ईमेल एड्रेस है, एड्रेस है। और इस सब को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट रिकॉर्ड होगा, इस सारे रिकॉर्ड को। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कई बार होता क्या है कि लोग 3 और 8 में फर्क नहीं समझते। आपने डाला 8 और वहां आ गया 3 और आप सोचेंगे हाँ ठीक ही है, डाल दिए, अकाउंट एक बार डिटेल गलत हो जाएगा तो फिर आपको मुश्किल होगा उसको फिर से ठीक करना। इसलिए अकाउंट डिटेल ठीक से दे, आगे बढ़िए। देखिए ये टीचर्स डिटेल्स है, सर्च बाय एकेडमिक ईयर। अब ऐड टीचर्स, अगर मान लिया जाए जिस एकेडमिक ईयर में कोई टीचर छोड़ दिए या आपने अलग से जोड़ा होगा, पहले आपने जिस टीचर का दिया होगा प्रस्वीकृति के इसमें, हो सकता है आज वो टीचर नहीं है, दूसरे टीचर आ गए, ऐड कर लीजिए टीचर। इसके बाद ऐड टीचर में देखिए टीचर्स नेम, नेम एज पर आधार, आधार में जो नाम होगा उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधार से टैली करने की बात है। कैटेगरी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन,
आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वेरीफाई आधार नंबर, और उसमें वेरीफाई आधार नंबर करता है, मतलब आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए करता है। सिर्फ मतलब आप उसको भरिए तो टीचर का डिटेल लेके रखिए और आधार नंबर भी साथ में रखिए, तो आप गलत नहीं करेंगे। सेव कीजिएगा तो नेक्स्ट आएगा। और जैसे रश्मि भारती फीमेल, एक एग्जाम्पल क्या थोड़ा दिखाएगा। कैटेगरी बीसी है, डेट ऑफ बर्थ 31/3/19, बीएड क्वालिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन साइंस है। और अगर एडिट करना है, कोई गलती से कोई लिखा दिया साइंस है, फिर लगा कि नहीं ये तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी तो साइंस में नहीं आता है, तो जानने के लिए जानिए कि ज्योग्राफी भी साइंस में आता है और आर्ट्स में भी आता है। ज्योग्राफी और मैथ वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स और साइंस दोनों में आता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं मैथ है कि साइंस में और बीए लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन ना हो। इन चीजों को एडिट करने के लिए एडिट का ऑप्शन इसलिए कि जो 10 टीचर 10 एक टीचर के भरे सेव किए नेक्स्ट तो 10 कंप्लीट हो जाएगा तब तो अगला अपडेट। अच्छा, एक टीचर के बाद नेक्स्ट होगा जैसे बच्चे का सेव करने के बाद नेक्स्ट आएगा, फिर दूसरा है ब्लैंक आ जाएगा, एक ही बार भर लेंगे, ऐसा नहीं। स्कूलों से अनुरोध है कि वे वर्ष दर वर्ष फीस की जानकारी भरें। अब 19-20 में बहुत स्कूल ऐसा होगा जो अभी तक एक बार भी प्रस्तुति लिया, लेकिन इस तरह के बच्चे आए ही नहीं, एक भी बच्चे का एडमिशन लिया ही नहीं। लेकिन जिन्होंने लिया सेशन लिखेंगे, टोटल अप्रूव्ड सीट्स कितना है, टोटल एडमिशन कितना है, टोटल इनटेक 25%, टोटल एडमिशन कितना है, ट्यूशन फी देखिए, ट्यूशन फी गलत लिखेगा, ट्यूशन फी वाई होगा, यूनिफॉर्म फी, जो बुक फी, टोटल कॉस्ट पर चाइल्ड कितना आता है। मैं घोषणा करता हूँ, फिर इसको सेव कीजिएगा। अब देखिए 19-20 में टोटल अप्रूव्ड सीट 117, टोटल इनटेक 30, अंडर 8 117, 30 को अगर 4 से गुना कीजिएगा 120 होता है। तो अपना एक बनाए हुए, ये तो एक डेमो है, मतलब आपको समझाने के लिए 117 है और 30 में टोटल इनटेक, टोटल कॉस्ट पर चाइल्ड 164। एडिट करना है, अगर आपको लगता है एडिट करना तो एडिट करिए। ये चाइल्ड का प्रोफाइल हुआ। फिर इसमें लिखा आप अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद भी किसी विवरण को अपडेट देने के बाद किसी भी विवरण को अपडेट नहीं कर सकते। तो इस बात सावधानी से डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ बैठिए, अगर अपनी समझ अच्छी है तो अपने खुद कीजिए। और उसके बाद आई एम सर्टिफाइड है, मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैं किसी प्रकार का गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ तथा इस आवेदन मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही है, और यदि कोई सूचना जांच के क्रम में गलत पाई जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। देखिए लीगल एक्शन की बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई सूचना आप गलत दीजिएगा और बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं है तो मुश्किल होगा। इसलिए इस बात को समझिएगा कि सावधानी से भरना है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आवेदन पर दर्शाए गए सभी आंकड़े सही है। मैं ये घोषणा करता हूँ इसमें अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों सहित सभी बयान दिए गए हैं। आवेदन पत्र मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है। सर्वोत्तम ज्ञान मतलब टॉप मोस्ट का ज्ञान नॉलेज होता है वो। और विश्वास और किसी सूचना के असत गलत पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होगी तथा इसके लिए की गई कार्रवाई के लिए स्कूल पूरी तरह जिम्मेदार होगा। और वहां पर टिक लगेगा ऊपर, है ना, वहां टिक लग जाएगा, ग्रीन जो भी होगा। उसके बाद आपको गेट ओटीपी, तब यहाँ जब डालिएगा आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, फाइनलाइज एप्लीकेशन है। अब ओटीपी आएगा, अब स्टूडेंट डिटेल है तो उसमें फिर वही डिटेल है, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है, पेरेंट्स का ईमेल देना है, आधार देना है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, जो भी आपका एडमिशन नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। देखिए पास प्रमोटेड मान लिया जाए 19-20 का रिकॉर्ड है, अभी तो वो क्लास 1 में नहीं होगा, अभी तो तीसरा चौथा पांचवा में होगा, तो आप उस समय का डिटेल दीजिएगा, अभी क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, ये भी देना होगा। आगे बढ़िए। अब आधार वेरिफिकेशन, वेरीफाई आधार नंबर, लिंक पर जब जाइएगा तो आधार नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। गलत अगर आधार नंबर भरिएगा तो वो भी आ जाएगा कि आधार नंबर नॉट मैच, मिसमैच लिखेगा। इनकम सर्टिफिकेट डिटेल, अब देखिए सर्टिफिकेट इशूड बाय, किसने इशू किया, सर्टिफिकेट इशूड टू, किसको किया, सर्टिफिकेट इशूड डेट, इनकम सर्टिफिकेट ईयर, इनकम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, पिक्चर ऑफ स्टूडेंट, चूज फाइल,
PDF साइज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50 KB। 50 KB से कम का होना चाहिए, तभी लोड हो पाएगा। और दूसरा भी पिक्चर ऑफ स्टूडेंट और इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट, दोनों को अपलोड करना। अमूमन आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत सारा चीज बच्चे अभी पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में और अन्य विभिन्न बोर्ड में भी, और रेलवे में कहाँ कहाँ कौन चीज नहीं है। आज कोई अमेजन से कुछ मंगाइएगा तो वो भी इतना डिटेल मांगता है, शक हो जाएगा तो कैंसिल कर लीजिएगा। जितना हम अपना इंफॉर्मेशन देंगे तब हमको पार्सल करेगा 200 रुपये का चीज। आगे रजिस्टर यहाँ रजिस्टर कीजिएगा तो रजिस्टर हो जाएगा, आगे बढ़िए। अब देखिए, एक बार डाटा सत्यापित हो जाने पर आप कोई भी विवरण नहीं बदल, बार बार ये करता है, इसलिए हिसाब से कुमार लिखना है, KU से कमार नहीं लिखना है, कुमार लिखना है, ये ध्यान रख करके। शैक्षणिक सत्र 19-20 जिला पश्चिम चंपारण बेतिया, जो पूरे डेमो चल रहा है वो आप कहिएगा कि पश्चिम चंपारण का है, क्यों लिया। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, उत्तर और पश्चिम दिशा का जो केंद्र होता है वहां से शुरुआत गिनती होती है। तो अपने बिहार में उत्तर और पश्चिम का जो जिला है वह पश्चिम चंपारण, और पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर से शुरू होता है 1 से, या वहाँ बघा है या जो भी है, वहाँ विधानसभा का संख्या होगा 1 से शुरू होता है। ये कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी, तो इसलिए यही मान के चलिए जैसा ही है, इसलिए पश्चिम चंपारण को लिया गया। अब इसमें डिटेल दे दिया, प्रवेश संख्या, छात्र छात्रा का विवरण है, प्रवेश तिथि है, टेस्ट चाइल्ड छात्र क्या है, छात्रा का नाम है जो भी है, फीमेल है मतलब लड़की या लड़का जो भी है, 31 माता का नाम, पिता का नाम, रश्मि भारतीय अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और श्रेणी का नाम। श्रेणी मतलब कैटेगरी यहाँ फाइनलाइज कर दीजिएगा। ये देख लिए, आगे बढ़िए। मैंने एक बच्चे का हुआ ना, ये देखिए। अब इस तरह से दूसरे बच्चे का हो गया लॉक्ड स्टूडेंट। अब क्या हो गया, जैसे ये दूसरे तीसरे बच्चे का सब जब भर दीजिएगा, जितने 10 बच्चे 12 बच्चे जितना भी होगा, तो ये लॉक्ड स्टूडेंट, इसको लॉक कर देना, मतलब लॉक हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, फॉरवर्ड टू ब्लॉक लेवल। अब इसको क्या करना है, लॉक्ड हो जाएगा तो ब्लॉक लेवल पर आप फॉरवर्ड करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए ब्लॉक लॉगिंग में अब रोल किसका है, ब्लॉक का, आपका यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक में जो हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होंगे, आपके डाटा को लॉगिन करके देखेंगे किस स्कूल ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उस स्कूल के द्वारा ब्लॉक लॉगिन किया जाएगा। स्कूल वेरिफिकेशन बाय ब्लॉक, ब्लॉक में जो भी लोग होंगे, हमारे BO हो, BPM हो, जो भी हो, वो वेरीफाई करेगा। ब्लॉक लेवल स्टूडेंट वेरिफिकेशन, यहाँ तक उनको करना है। आगे बढ़िए, अब देखिए, अब लॉगिन से ज्ञान दी पोर्टल को लॉगिन से क्या हो गया, फिर से ब्लॉक लॉगिन करेगा, फिर से वही नहीं, आपका काम खत्म हो गया। अब ब्लॉक की बात मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस क्या है, ताकि आप लोग भी समझ लीजिए। तो ब्लॉक लॉगिन होगा, और ब्लॉक लॉगिन में ब्लॉक के जो हमारे BO होंगे अपना यूजर ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, और उसके बाद लॉगिन करेंगे। और चलिए आगे, अब उनके पास देखिए स्कूल अप्रूवल, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण अप्रूव्ड। अब स्टेटस अप्रूव्ड है, यूजर ID जो भी है डालेंगे, सर्च करेंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट। अब उनको ये डिटेल आएगा, इंटरनेशनल स्कूल, ये है सारा, ये मतलब डेमो है, इससे दिया हुआ सारा कुछ देख लेंगे। ये एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, सर्च करना है, क्या करना है, यहाँ पर जाने पर ऐसा होगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट एक ही साथ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट डालिए तो एक्सेप्ट कुछ आता है, नहीं आता है। हाँ चलिए, इसको हटाइए, अब देखिए इसमें ठीक है। इसके बाद है बेतिया ब्लॉक हो गया, डैशबोर्ड हो गया, पेंडिंग है, स्टेटस पेंडिंग यहाँ दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है। और ये रिमार्क्स में क्या लिखा है, हाँ, ब्लॉक की मंजूरी लंबित, जिला की मंजूरी लंबित, संस्था की मंजूरी यहाँ, मतलब आपके स्तर पर हो गया, ब्लॉक के स्तर पर नहीं हुआ, ब्लॉक के स्तर पर होगा जब सबमिट करेगा तब। और रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना होगा, इसमें आधी अधूरी जानकारी है, इन्होंने सही से नहीं किया है, फॉरवर्ड करना उनकी आवश्यकताएं हैं, तो ऐसी स्थिति में सबमिट कराइए तो आगे बढ़। नहीं वो तो नहीं होगा, मतलब ये है, आगे बढ़ाइए। देखिए अब वो सबमिट कर दिया, जो भी सबमिट किया, रिजेक्ट करके किया या एक्सेप्ट करके किया, वो हमारे लॉगिन पर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनकी कमेटी या इनका जो तंत्र है, सिस्टम है, वो काम करता है। और फिर हम लोग का स्टूडेंट वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ो, रोल डिस्ट्रिक्ट का होगा। फिर मेरे लॉगिन पर आ गया, देखिए डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है, हमारे पास जो लॉगिन पासवर्ड है हम उसमें जाएंगे, कैप्चा डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब फिर यहाँ आ गया संस्था की मंजूरी, आपके स्तर पर मंजूरी हाँ हो गया, ब्लॉक की मंजूरी हाँ हो गया, और जिला की मंजूरी हाँ हो गया। लेकिन यहाँ पर अभिलंबित होना चाहिए, जब सबमिट करेंगे तब हाँ होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मतलब ये प्रक्रियाएं हैं। इसमें दो चीज जो हमें जटिल लग रहा है, वह जटिल ये है कि इनकम का सर्टिफिकेट जो बनता है वो सही होना चाहिए। कई बार होता है कि लोग यह सोच के कि हमारा बच्चा निजी विद्यालय में पढ़े और 25% लाभकारी समूह में रहे, कमजोर वर्ग में रहे और बच्चों को लाभ मिले, इनकम का सर्टिफिकेट गलत बना देता है। क्योंकि अंचलाधिकारी इनकम का सर्टिफिकेट बनाते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये बच्चा सम्मिलित घराने से है और ये सर्टिफिकेट गलत बन गया, एक बार रेसिस्ट जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद भी थोड़ा रेसिस्ट करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो संख्या है आपके पास 40-80 का सीट होगा, और 10 की संख्या में 15 की संख्या में आप किसी बच्चे का एडमिशन लीजिएगा, और जिसका भी लीजिएगा वो ठीक ठाक रहे, इंफॉर्मेशन से लेकर के अन्य चीजों में आपको मदद करे, उस बच्चे को आगे तक ले जाने में आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं तो फिर बीच में निकालिएगा तो आपको भी लॉस होगा, उस सीट खाली रह जाएगा, और ना आपको फायदा होगा ना उस बच्चे को फायदा होगा, गार्जियन को भी नुकसान होगा। तो शुरू में ही कहता है ठोक बजा करके देख लेना चाहिए कि जो ये हमारे यहाँ टिकने लायक है कि नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। मैं इसलिए ज्यादा नहीं कहूँगा कि कुछ गार्जियन झगड़ने लगते हैं, आप कौन होते हैं चेक करने वाले, हमारे इनकम सर्टिफिकेट सही है नहीं, लेकिन ऑनलाइन चेक करके। और अमूमन इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो आपके ब्लॉक एरिया के ही होते हैं, तो एक बार नहीं हो तो सीओ से बात करके जी आपके यहाँ से इशू है नहीं है। ऑनलाइन अगर इशू है तो ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, उसको अपलोड कर देना है, उसको करना। ये चूंकि 19-20 की बात यहाँ दिखा रहा था, तो जो बच्चे ऑलरेडी आपके यहाँ तीसरे चौथे में पढ़ रहे हैं, जिसका पेमेंट आपको इस बार देर से ही सही जैसे भी मिलता हो मिल ही जाता होगा, उन लोगों की। लेकिन जिनके पास नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद खासकर सुपर स्वीकृत आप शून्य की भी रिपोर्ट दीजिएगा जब आपने नहीं लिया, चाहे कारण जो भी हो। आपको बच्चे नहीं आए तो आप जबरदस्ती तो एडमिशन लीजिएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप जब डालिएगा शून्य तो आगे बढ़ने का आएगा। मैं इसको ट्राई करके देखा नहीं हूँ या कोई भर के हमको बताया नहीं है, मैं वो अनुभव बता रहा हूँ। अभी लॉन्च ही हुआ है और आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रशिक्षण लेने के लिए 1 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, और मैं फीडबैक सेशन चल रहा था उसके बाद जुड़ा था, तब तक ये सारा चीज हो चुका था। क्योंकि इस तरह का काम हम लोग करते रहते हैं, तो सुनते, देखते, पढ़ते, लिखते, दिन रात यही काम करते हैं, बहुत सारा आइडिया रहता है जो आपको हम बताते हैं। तो मेरे कहने को इसमें था कुछ नहीं, ये अगर आप दिएगा तो जैसे जैसे बढ़िएगा उससे होते जाएगा। लेकिन आप लोगों के बीच आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अन्य जिले में इसको तेजी से लोग कर रहा है, और रजिस्ट्रेशन हो गया, कहीं 120 हो गया, 193 हो गया, 191 हो गया, 210 हो गया, हमारे यहाँ 3-4। तो आज भी आपका अटेंडेंस 3 है, मुझे लगता है कितना आना था, 70 आने थे। 70 में कितने लोग हैं? 70 अटेंडेंस लगा है, मात्र 17 लोग आए, तो 70 आने थे और 17 हो गए, कितना कमजोर स्थिति। तो आप पर्सनली फोन कीजिए लोगों को, क्योंकि शेयर करके ग्रुप देख के भी समझ लेंगे, खास करके जो लोग मतलब अपना स्मार्ट तरीके से चलाते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होता। ग्रुप कौन सा ग्रुप का चर्चा करो, ग्रुप है कैसे ग्रुप ही लोग रखा है क्या, उसमें डालता है लोग पूछना पड़ेगा। बात है पूरी में बता नहीं, वो अपने मारवा अपना जुड़वा दीजिए। पंजीयन प्रमाण पत्र जिसको COR कहते हैं, यूएस कोड, अस्थायी मोबाइल नंबर, अस्थायी ईमेल एड्रेस, एफिलिएशन टाइप, स्टेट बोर्ड CBSE ICSE इत्यादि, विद्यालय के सामने से लिया गया फोटोग्राफ जो लीजिएगा वो एकदम जो जहाँ पर बोर्ड होगा और विद्यालय का फ्रंट होगा वो फोटोग्राफ लीजिएगा, जिसमें विद्यालय का नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।
प्रोविजनल पंजीकरण पूर्ण होने पर विद्यालय को आईडी और पासवर्ड प्रदान कीजिए। मैंने आप पढ़िएगा तो पासवर्ड आईडी आपको आपके मोबाइल और ईमेल पर ही आएगा, वो आप ही को करना है, हमें आपको देना नहीं है। अब देखिए, आवासीय और अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई विद्यालय के अंतर्गत नामांकन के लिए पात्र नहीं है। आवासीय कोई बच्चे को नहीं रखना है, बात समझ रहे हैं ना। और धार्मिक या भाषाई, आपको तिब्बत धर्म, चीनी या फिर कोई बौद्ध धर्म मानने वाला है और उसके आधार पर लेना चाहता है तो आपको नहीं देना। अल्पसंख्यक जो लिखा हुआ है, माइनॉरिटी का मतलब समाज में जिसको माइनॉरिटी की मान्यता है वो है किसी धर्म विशेष की शिक्षा के लिए ये कह के जो हम धार्मिक शिक्षा लेना चाहते हैं, संस्कृत की या फिर कोई भाषा की शिक्षा के लिए मान नहीं है। यदि किसी विद्यालय में आवासीय और डे स्कॉलर दोनों सुविधाएं हैं तो आरटी केवल डे स्कॉलर भाग पर ही लागू होगा, आवासीय पर नहीं। तो कोई गार्जियन कह रहा हो कि हमारे बच्चे को आप आवासीय सुविधा दीजिए, तो आप एकदम बगैर किसी से पूछे उसको मना कर दीजिए। यदि विद्यालय को सरकार से कोई अनुदान भूमि प्राप्त हुई है तो उससे संबंधित दस्तावेज जो अभी आपको बताए थे, और ये फीस की जानकारी के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा अनुमोदित दस्तावेज। ऐसा है कि आप लोग फीस तय करते हैं कि इस बच्चे से 150 रुपया महीना ट्यूशन फी हो गया, केस का 300 रुपया हो गया, 500 रुपया बुक का हो गया या जो भी है, लेकिन उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए। आपने तय किया है, आपका विद्यालय प्रबंध कार्य समिति जो भी है, आपका कोई कमेटी होगी या कोई गाइड ट्रस्ट होगा या जो भी होगा, तय किया होगा, वो प्रमाणित। ये नहीं अच्छा 150 भर 2 साल तो था, हम 200 ले रहे थे, मतलब इस तरह अंदाज से नहीं, उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि जब भी विभाग के द्वारा किसी पदाधिकारी के द्वारा जांच के लिए आपको रिकॉर्ड की मांग की जाएगी तो आपको वो रिकॉर्ड दिखाना होगा। तो अगर पहले से रिकॉर्ड नहीं होगा तो रिकॉर्ड करवाइएगा, नहीं तो बना लीजिएगा, उस डेट का रिकॉर्ड हम लोग नहीं करना है। और इसमें कहता है 19-20 से 22-23 तक की, इसके पहले से कोई मतलब नहीं है। 19-20 से लेकर के 22-23 तक की जानकारी इसमें देना। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जिनके पास कोई मतलब इस तरह की चीजें हैं ही नहीं, बहुत कम स्कूल हैं। मतलब कितने स्कूल हैं जिसको पैसा मिला? 17 इस बार का है, 22-23 का है ना। इसके पहले भी 10-8 स्कूल होंगे, ज्यादा नहीं। असल चीज है जो पैसा लिए हैं बांटे हैं उनके लिए ही है, और आप लोगों के लिए जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो डालिएगा जैसे जैसे बढ़ेगा तो अगले साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसलिए स्वीकृति प्राप्त जितने भी विद्यालय, चाहे वो आरटी के तहत नामांकन हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन करना रजिस्ट्रेशन सब टोटल लोगों को करना। विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड आधार कार्ड से ही, तो जिस ईयर में जो पढ़ा रहे थे उस ईयर के उसी लोगों का आधार कार्ड। आज वो सिलेक्ट कहीं हो गया अलग चीज, लेकिन वो पढ़ा रहे थे तो वही डालेगा। और आज अगर वो नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस सत्र के लिए वो मांग रहा होगा, सत्र डालिएगा, तो अभी जो होंगे उनका आधार कार्ड सही दीजिएगा। देखिए ये सब चीजें डुप्लीकेसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई गई है कि एक ही शिक्षक 3 ही आप 13 आदमी का पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट आप कुछ कर रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो तरह तरह के हैं। मैं सभी लोगों को एक जैसा नहीं करता हूँ, लेकिन होता है ना कि अगर 20 आदमी हैं तो 18 आदमी सही कर रहे हैं, 2 आदमी गलत कर रहे हैं, और 2 के कारण 18 आदमी को भी बदनामी मिल जाती है या कहा जाता है कि वो भी गलत ही कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति के अनुसार विद्यालय के ढांचागत स्थिति से मैंने बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भवन, टॉयलेट, पानी, रैंप इत्यादि आता है, इसका उल्लेख है। प्रतिपूर्ति की राशि के अंतरण के लिए विद्यालय के नाम से अलग बैंक खाता, व्यक्तिगत बैंक खाता मान्य हो तो बता ही चुके हैं। और कहता है कि खाता में सिर्फ आरटी संबंधित लेन देन के लिए उपयोग हो। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फी कलेक्शन ले रहे हैं, पुस्तक बेच रहे हैं या अन्य उस खाता में पैसा इसका ले रहे हैं। आरटी के लिए अलग खाता है। हमारे एआरपी ने और एमएस प्रभारी ने आपको बताया पहले ही कि आरटी का खाता ही अलग आपको खोलना, आरटी के नाम से उसी में पैसा। हाँ, कोई इशू नहीं है। नहीं, वो केवाईसी कराते रहिए, लेन देन क्या इंटरेस्ट कुछ बढ़ते जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप आरटी के नाम से खाता जो भी खोले हो ना, उसमें आरटी से संबंधित ही चीजें होंगी।
हाँ, एक स्कूल के लिए जो एक अकाउंट होगा वो होगा, एक आरटी के लिए अलग से होगा जिसमें सिर्फ आरटी इसके नाम से स्कूल के नाम से एक बैंक में खाता खुल गया और उसमें आरटीआई वाला जो पैसा मैं आपको ज्ञानदी पोर्टल के संदर्भ में जो चिट्ठियां दे रहा हूँ वो तो दे ही रहा हूँ। और रही बात की आप आरटी के नाम से जब खाता खोलेंगे और आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारा पर स्वीकृति दिखाइएगा, और दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ आदेश ले लीजिए, ठीक है ना? एक मैं लेटर दे दूंगा। और तो भी अगर बात नहीं बनेगी तो हमारे बात उसको दो ही चीज मांगता है, एक तो आपको बायोमेट्रिक मांगेगा, प्लस का कागज मांगेगा और एक हमारा प्रस्तुति का पेपर। पर स्वीकृति का पेपर आप दीजिएगा, वो मना नहीं करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है सोचता है कि नहीं हमें आपका प्रस्वीकृति का है लेकिन हम ऑथोरिटी मैंने नहीं होता ना, बम पड़ता है, लगता है इंश्योरेंस चला रहा है। अब आपको बता दें कि बैंक वाले जीरो बैलेंस पर खाता नहीं खोलना चाहते, लेकिन डिटेल्स नहीं पूछिएगा उसमें लगता है बच्चों का खाता खुला है, डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला योजना जो चलती है उसमें हम 250 रुपया भी देते हैं, 1000 भी देते हैं, 1200 भी देते हैं, 2000 भी देते हैं। हर बच्चे को 1 लाख रुपया तो नहीं दिया जाएगा। 1 लाख रुपया बैंक वाला जाएगा रहे तो संभव नहीं है। पोशाक की राशि 250 से 400 मिलती है, पुस्तक की राशि पहले मिलती थी 500 के आसपास में, 300, 400, 200, 250 और 400, तो यही राशि जाती थी। तो खाता खोलने नहीं चाहते थे, खाता का हमारा संख्या बढ़ जाएगा और ट्रांजेक्शन नहीं है। तो करोड़ का खाता तो हम ही दे सकते हैं जो जिला लेवल के अधिकारी हैं या कोई, करोड़ का खाता आप रखिएगा तो 250 का खाता कौन रखेगा? तो मेल पास जिसको कहते हैं, जैसे कोई दुकान में जाते हैं तो जिसमें कम बचत वाले भी सामान रखना पड़ता है, भाई 5 सामग्री हमारे यहाँ खरीदने आएगा, एक सामग्री दूसरे का तो नहीं जाएगा खरीदने के लिए, तो उसको मेल पास कहते हैं। जैसे साड़ी की दुकान में जाइएगा वो ब्लाउज पीस नहीं रखता है, लेकिन एक काउंटर बढ़ा लेता है, सोचता है कि अब इसके लिए मैचिंग करने के लिए दूसरी जगह भेजेंगे, ग्राहक ही भाग जाएगा। तो सबकी मजबूरी होती है। कस्टमर प्रायोरिटी जो देते हैं खास करके बैंक वाले, तो आप वेलकम करते हैं। खास करके आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में जाइएगा, गेट पर 2 आदमी प्रणाम करने के लिए अलग रहेगा, उसके बाद बैठाने के लिए अलग रहेगा, पानी लेगा, तीसरा आदमी रहेगा, और बैंक खाता और ट्रांजेक्शन के बाद रहेगा कि इंश्योरेंस करा लीजिए, तो ये करा लीजिए, जो हव दे देते हैं, घी देते हैं, बहुत सारा चीज करता है। नहीं रखना है कि 1 रुपया कम हो जाएगा तो 500 रुपया काट लेगा ऑटोमेटिक। मेरा ऐसा 3000 4000 कट गया, तब पता चला, वो मैसेज नहीं आता था, 4000 काट दिया, जाके डांट डपट किए गए, नहीं रखे। सर ये तो सिस्टम काट रहा है, मैं क्या करूँ? ये सब होता क्लियर कर देते हैं। आरटी कहता है कि आपको 25% बच्चा का ट्यूशन लेना ही लेना। अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे, तो हमारे यहाँ अगर मान लीजिए क्लास 1 में 100 का कैपेसिटी है तो हमको 25 बच्चे को लेना है। 25 बच्चे कौन होंगे? आपके विद्यालय के पोषण क्षेत्र के बच्चे होंगे। तो आपको वहाँ पे करना क्या होगा कि आप वहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपकाइए, आप किसी तरह से प्रचार प्रसार करवाइए कि भाई मेरे यहाँ 25 बच्चे का कैपेसिटी है, आप आओ, आपको लेना है। ये नहीं कर सकते कि हम पल्ला झाड़ सकते हैं कि हमारे पास बच्चा नहीं आते। लेकिन फिर भी वैसे लोग आए जिनका इनकम सर्टिफिकेट आपके अकॉर्डिंग देखिए, एक बात समझिए, सिंपल सी बात है कि जो अनिवार्यता होती है, और मान लीजिए कि 40 सीट 10 बच्चे लेने, आपके 5 बच्चे मिले, 5 नहीं मिले, आपने सारा प्रयास किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन बगैर प्रयास किए अब हम कह दें मतलब नहीं मिल रहा है और नहीं, और अपात्र को तो लेना नहीं है। 1.5 लाख इनकम है तो हम लेंगे नहीं, 1 लाख ही इनकम होना चाहिए और 2 लाख ही होना चाहिए, 2 कैटेगरी में उन्हीं का लेना है। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं मिलेगा तो आप जबरदस्ती तो लीजिएगा। और ट्रेन खुलती है तो 10 सीट 20 सीट ऐसे ही खाली रह जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 40 सीट एक्स्ट्रा बॉगी में चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमको जगह नहीं मिली, पीछे कुछ बोल। सर मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा निजी विद्यालयों को 25% ऐसे अलाउ करें। आगे आ जाइए ना सर, मेरी आवाज थोड़ी क्लियर आएगी आपको, चिंता न कीजिए। आपने कहा कि 25% अलाभकारी पात्रता वाले आपको लेने हैं। मेरा सवाल है कि अगर उनके अपने घर के साथ एक प्राथमिक विद्यालय है सरकार का, तो क्या मुझे उस बच्चे को लेना है? नहीं, घर के सामने प्राथमिक विद्यालय है। मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा मेरे पास आना चाहता है उसके घर से
100 कदमों पर आपका अपना विद्यालय है सरकार का, हम्म। तो क्या मुझे उस बच्चे को लेना है? नहीं थैंक यू वेरी मच। लेना है, लेना है नहीं मेरी बात सुनिए ना, लेना है ये अनिवार्यता नहीं है, जी लेकिन अगर वो चाह रहा है कि उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ना जो आप चलाते हैं जी। और आपके यहाँ अप्लाई कर रहा है तो आपको तो लेना लेना है है। आप ये कह के बात उसको नहीं कर सकते हैं कि तुम्हारे घर के बगल में स्कूल है इसलिए नहीं लेना है। अगला आप थैंक यू करने के बाद मैं सोच ही रहा था ये बताऊं, ये बात है कि अगर वो बच्चा चाहेगा कि हम सामने वाले सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के हम जीडी गोयनका में पढ़े तो जीडी गोयनका के प्रिंसिपल साहब को वेलकम करके उस बच्चे को लेना है कि हमारे पोषक क्षेत्र में तुम आते हो, और पोषक क्षेत्र से बियॉन्ड भी जाकर के अगर कोई आया है पहले आओ पहले पाओ। अगर आपके यहाँ सोचिए आपके यहाँ पढ़ना क्यों चाहता है, आपका स्कूल बढ़िया है तभी पढ़ना चाहता है, आप इसको इस रूप में देखिए। सर मैं उसी रूप में देख रहा हूँ, जी। लेकिन जहाँ तक आज से 2-3 साल पहले तक मैंने इस प्रावधान को बढ़ा है, क्योंकि आज का लेटेस्ट मेरे पास नहीं है। जी। 4 साल पहले जब मैं दोहा चला गया था उसके बाद मैं अभी इन टच हो रहा हूँ उन चीजों से, जी। तो वहाँ पर प्रावधान ये था कि अगर सरकारी विद्यालय आपके घर के पास है, ठीक है, आप सरकारी को छोड़ के प्राइवेट में नहीं जा सकते। हाँ, नहीं, अगर ऐसा- उसकी ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल आप अगर कभी कोई आदमी बताया होंगे, कभी कभी होता क्या है जो हम लोग कुछ चीज अपने मन से भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं सर, ये पंजाब में मैं जब स्कूल चलाता था सीबीएसई में प्रिंसिपल था, और मैं खुद प्रिंसिपल होने के नाते सीबीएसई का जिसे कहते हैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, तो हम वर्कशॉप भी अटेंड करने जाते थे, कंडक्ट करते थे, तो उसमें ये प्रावधान जो है हम डिस्कस करते थे। बिल्कुल। तो आज से 5 साल पहले तक ये था। अभी जो लेटेस्ट वाला है मैं आपका भी पढ़ूंगा जरूर, और अगर कुछ मुझे ऐसा लगे तो मैं आपसे कहना क्लैरिटी चाहूंगा दूंगा। कि आरटी जो एक्ट बना था जी। 9 में वो पूरे देश के लिए बना, जी और उस एक्ट को नियमावली में रूल में ढाला अपना अपना स्टेट अलग था। जी जी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं ठीक है, है। और उसी में ये प्रावधान आपको दिखाए थे। हमारा मानव संसाधन विकास विभाग शिक्षा विभाग पहले कहलाता था, जो कि अभी भी शिक्षा विभाग होने लगा, वहाँ भी मंत्रालय में मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हो गया। पहले मानव संसाधन विकास विभाग ही था, 2011 की बात, आज से जी। 14 साल पहले की बात। जी। तो नियमावली जो बन गई 11 में, नियमावली को हम फॉलो कर रहे हैं। तो बात ये कंपेल करने का नहीं है, अगर वहाँ कहा गया होगा तो यहाँ भी हमारे यहाँ कहीं पर ऐसा होगा। नहीं सर, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, बिल्कुल। जिसमें जो प्रादेशिक सरकारें हैं वो अपने नियम भी बिल्कुल बनाती बनाएंगी है। और सेंटर वाले भी बनाते हैं, तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा। मैं आपका जरूर पढ़ूंगा ताकि अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अभी ज्ञानदीप पोर्टल हमारे बिहार सरकार का, जी। भारत सरकार का नहीं है। जी संवर्धन पोर्टल भी जो इसके पहले रजिस्ट्रेशन का था, जिस पर अपने डीओ को फॉरवर्ड जी। किया, डीओ ने हमारे ये किया, वो भी हमारे बिहार सरकार का जी। है। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग का है, ये मैं बता रहा हूँ। सर, मैं इसीलिए क्लैरिटी चाहता हूँ कि हम सिटी का बेस्ट स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम सबसे बेस्ट हैं, तो अगर कोई ऐसे लोग आते हैं तो उन्हें अच्छे से डील कर सके, हम हमारे मन में पूरी क्लैरिटी हो और किसी को भी किसी तरह की शंका न रहे। देखिए, एक बात है कि सरकार धीरे धीरे, हम तो बहुत पहले से लोकतंत्र, हमारी जननी ही लोकतंत्र है। जी, जी। बिहार, आप वैशाली का गणतंत्र सुने होंगे, तो आज से 2500 साल पहले जी। हमारा रहा है लिच्छवी गणतंत्र तब से। और भारत जब प्रतंत्र हो गया किसी कारण से और बाद में फिर स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद गणतंत्र भी हुआ। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। और इस लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में सभी कुछ लोकतंत्र पर डिपेंड करता है। आप देखते होंगे कम पढ़े लिखे लोग भी पीएम सीएम पर अन्य जगह जाते हैं, उसमें कोई योग्यता नहीं रखी गई है, बल्कि आपका है कि एक अधिकार है और उस अधिकार के तहत जाते हैं। समावेशी समाज और समावेशी शिक्षा, दो हमारे हमेशा से इशू रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि जो आदमी फ्रंट में बैठते हैं हमेशा फ्रंट में ही बैठेंगे, उनको भी पीछे ले जाइए, फिर पीछे वाले को आगे आने का मौका दीजिए। और एक दिव्यांग कैटेगरी होती है, जिसको पहले विकलांग कहा जाता था, हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय ने उनको दिव्यांग, उन्हें एक अच्छा शब्द दिया दिव्यांग करके। और दिव्यांग लोगों को क्लासरूम में बैठने की जो व्यवस्था होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो आगे में बैठने की व्यवस्था होती है, या फिर रैंप की जो व्यवस्था होती है वो उसके लिए होती है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए
कि सिर्फ पैसे वालों को ही अच्छे स्कूल में पढ़ने का शौक होगा ऐसा नहीं है। शौक और इच्छा, सपना ये हर किसी का हो सकता है। एक गरीब घर में पल रहे और बढ़ रहे बच्चे को भी सपना होगा कि हम गोयनका में पढ़ें, नहीं, और उसका सपना साकार कैसे होगा? वो अलाभकारी समूह में होना चाहिए, एक मैंने उसका ये है, या कमजोर वर्ग का बच्चा होना चाहिए, तभी वो आपके यहाँ अप्लाई करेगा और यहाँ पढ़ेगा। ये भी पढ़ेंगे, अन्य स्कूल में मॉडल पब्लिक स्कूल में मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, या जो भी स्कूल है उसमें पढ़ेंगे। तो एक सपना होता है। तो धीरे धीरे सोसाइटी में इस चीजों को दिया जा रहा है कि आप CSR समझते हो, कंपनी का एक CSR फंड होता है। क्या होता है? सोसाइटी क्या होता है? एक फंड होता है, CSR फंड होता है, कॉर्पोरेटर सोसाइटी, कुछ कंपनी एक्ट में है एक CSR फंड, हमको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या होता है। वो क्या होता है, जो कंपनी का जितना लाभ होता है ना, उसका एक परसेंटाइल होता है, 1% 2%। वो आपको उस लाभ का उस परसेंट को आपको विभिन्न समाज के लोगों के बीच खर्च करना पड़ा। यह है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक फंड होता है। इस फंड को जनरेट करता है हर कंपनी। कंपनी एक्ट 1953 में, उसके बाद 13 में संशोधन हुआ। तो संशोधन में भी है, अगर 200 करोड़ का मुनाफा है, उसका 2.5% या 2% जो भी अपना है वो फिक्स है। इतना आपको टॉयलेट बनाने में, ये कहीं सड़क बनाने में, कहीं पर गरीब कंबल बांटने में, किसी सरकार को देने में, और अभी जहाँ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर माइंस निकलते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड निर्धारित किया होगा। वहाँ बहुत सारे राजस्व आते हैं। मैं आता हूँ आपकी बात पर, इसकी क्लियरिटी कर दूँ। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इसलिए हुई है कि जब मेरे जगह पर आप आइएगा या फिर सरकार के साथ काम कीजिएगा, तो सरकार में कई तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, ऊपर नीचे, गरीब अमीर, सवर्ण अवर्ण, अगरी पिछड़ी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, सब तरह के लोग होते हैं। तो सरकार को सबको लेके चलना पड़ता है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। मुखिया का जो चुनाव होता है, तो वोट देने वाले से मुखिया बन जाता है बहुमत में। अगर 51 वोट आया तभी मुखिया बन गया, 49 वोट नहीं भी आया तभी मुखिया, चूंकि 51 वोट आया। लेकिन जब मुखिया बन जाता है तो 100 के लिए काम करता है, 49 के लिए, 51 के लिए काम नहीं करता है। तो आप इस तरह से सोचिएगा तो सोसाइटी के अन्य लोगों के विषय में भी सोचिएगा, और आपको लगेगा कि हम कुछ काम इस तरह के भी करें। वैसी स्थिति में अगर गंदे लिबास में अगर आ गए आपके यहाँ कोई बच्चे पढ़ने के लिए, उनका लिबास भी धो डालिएगा, तो आपको एक मानसिक सुख मिलेगा। और गांधी जी के चंपारण की धरती पर मैं ये कहूँ कि कुछ इस तरह के भी पुण्य और सुख के कार्य कीजिए, तो जो आनंद उसमें आएगा ना, वो अर्न करके बैंक में बैलेंस रख लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, बिल्डिंग बना लीजिए, मंजिल से मंजिल पर मंजिल, वो सुख नहीं दे पाएगा जो कोई एक बच्चा आपको देख कर कहे कि आप तो हमारे जीवन धारे, माँ बाप को जन्म दिया, आपने जीवन का उपदेश समझाया, मंजिल को सुझाया, पढ़ा लिखा के हमको इंसान बनाया। एक शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एकदम तबियत से कहता, एक शिक्षक से बड़ा कुछ नहीं होता है। और शिक्षक आनंदित करते हैं, ये मान। तो आप शिक्षालय के प्रधान हैं, प्राचार्य हैं, निदेशक हैं, तो आपसे, आप पहले शिक्षक होंगे तभी प्राचार्य हैं, आपसे बड़े कोई नहीं हो सकते। अलग बात है कि थोड़ी ऊंचाई पर मैं बैठा हूँ, तो आपको एडजस्ट करना है इसलिए इधर बैठा हूँ। लेकिन अगर पद के मामले में देखा जाए, आपका पद हमसे कई गुना टीचर होगा, वो सच कहता हूँ। मैं 5 साल जब था, इतना तबीयत खुश रहता था, इतना सुख मिलता था, इतना आशीर्वाद मिलता था, इतना सम्मान मिलता था, आज नहीं मिलता। मैं ये होगा सच। सर एक चीज पर और रोशनी डालिए। जैसे इनका एक क्वेरी है। हाँ जी, मैं इनसे 14-15 से ही बोल रहे हैं। स्टेशन हम लोग का हुआ 1 साल, उसके बाद से 15-16 का हम लोग पैसा उठाए, 16-17 का उठाए, 17-18 का उठाए, लेकिन 18-19 वाला जो पैसा आया उस पर ही बैंड लग गया कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यूअल नहीं हुआ है। और जिला से कोई ऐसा मैंने चिट्ठी नहीं निकला, ऐसा रिन्यूअल के लिए पहले कुछ नहीं निकला। जो दोबारा अभी रिन्यूअल हुआ है उसमें हम लोग करा दिए, लेकिन 18-19 का पैसा जो है
तब नहीं मिला। हम हालांकि सबसे एक बार मिल के चर्चा भी की, आखिर क्या कारण है कि हम लोग का पैसा नहीं। एक्चुअली वो प्रावधान में स्पष्ट है कि हम तभी दे पाएंगे जब स्कूल का रजिस्टर। आप लोगों की बातों के लिए मैं लेकर लिखूंगा और वहाँ से भी मार्गदर्शन मांगूंगा। अगर मिल जाता है तो फंड आप लोगों को मिलेगा। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लिए हैं, इसके लिए तो जिला उसके लिए डिमांड पड़ता है कि रिन्यूअल आप लोग कीजिए, रिन्यूअल जिला पड़ता है, तो रिन्यूअल हुआ नहीं है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लिया जाए मैंने 1 साल के लिए आपको दिया या मेरी जगह जो भी होंगे या डिपार्टमेंट 1 साल के लिए दिए, तो जब 1 साल का टाइम हो तो विभाग की ओर से भी लेटर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो आपको निकालना चाहिए या विभाग थोड़ा सा याद दिला देना टाइम पूरा हो चुका है, मेरा रिन्यूअल कर दिया जाए। सर हम लोग उसके लिए दिया गया तो मैं 1-2 दिन पहले मैसेज लिखा था, अगर वो साक्षात हमको देंगे तो उसके आधार पे मैं आप लोगों को फंड देने के लिए वहाँ से परमिशन ले लूँगा और फंड आ जाएगा और फिर मैं दे दूँगा। मैंने कई बार मैसेज भी डलवाया लेकिन कोई भी आदमी साक्ष्य लेके नहीं आ पाए कि हाँ हमने अप्लाई किया था, हमने रिन्यूअल करने का डिमांड किया। ये पेपर मुझे नहीं मिला। एक बार आपसे भी बात हुई थी और आपको बताया था कि मुझे पेपर दीजिएगा, लेकिन जैसे भी हो संयोग या कुछ संयोग अभी तक मुझे आपका पेपर मिला। कम से कम अगर कुछ विद्यालयों का पेपर मिल जाएगा तो हम पत्राचार करके फंड में वापस ला सकूं और मैं आप लोगों को दे सकूं और उसमें पेपर वही चीज चाहिए। अगर विभाग दोषी है तो विभाग इस पे सोचे कि आप लोगों को क्या मिलेगा, बस वही पेपर चाहिए। एक चीज और सर, हम लोग सिर्फ वन के बच्चा को ही मैंने फ्री देंगे कि फ्री को भी देना। देखिए ऐसा है कि जब क्लास 1 में एडमिशन लीजिएगा उसके बाद आगे बढ़ते जाइएगा। अभी जो कह रहा है 19 में आपने इन्वॉल्व किया, पास हुआ कि नहीं हुआ? अगर वन की ही बात होता तो फिर पास होने की बात क्यों कर? पूछने का उद्देश्य सर यह है कि हम लोग का जब भी पैसा आता है सिर्फ 1 क्लास का है, 1 का आता है। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी है? जी वो बच्चा 2 में चला गया, 3 में ये सिस्टमाइज नहीं हुआ। मैं बताऊं कि इसमें भी पैसा तो आता है क्लास 8 में, लेकिन जब क्लास 1 में हम लेते हैं तो बच्चा कैरी फॉरवर्ड करते जाएगा। अब उसको मिलाने में या उसको मैच कराने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए लोग उतना परेशानी जा नहीं पाता है। ये किसी जिला में भी नहीं गया है, तो किसी जिला में हम 2 और 3 क्लास को क्यों पढ़ाएंगे? एक बात बताइए, कक्षा 1 में एडमिशन ले करके शोभा का वस्तु काहे बनाएंगे? मेरे कहने मतलब आपका जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग रखेंगे और वो पैसा भी दिलाएंगे, इन द सेंस कि जब पढ़ाई निःशुल्क उसका होगा तो वह कैरी फॉरवर्ड होगी। प्रारंभिक शिक्षा आरटी सिर्फ क्लास 1 के लिए 6 साल के बच्चों के लिए थोड़े है, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पैसा। मैं समझ गया। देखिए आरटी लागू तो कर दिया गया देश हित में, ये बच्चों के अधिकार के हित में कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन इतना कमजोर रहा है जिस वजह से ये बातें हैं। और कोई भी आदमी इसको ग्रे एरिया में नहीं रखा कि भाई इसको समझना है, करना है। धीरे धीरे देखिए जैसे पोर्टल पर जब जाइएगा तो सरकार के पास भी सूचना रहेगी ना। अब वो इस फाइल की सूचना है, इस फाइल की सूचना को हमारे से लेने में जो आदमी आए बदलाव किया उसके बाद फिर चले गए, फिर वहां तक गया, सही से नहीं गया, सही से आया, समय पर आया तो आपको मिला नहीं, अब ऑनलाइन हो गया, आपके अकाउंट में ही जाएगा, आप अपडेट करते रहिएगा, अपडेट वहां भी होते रहेगा। धीरे धीरे चीजें बदल रही है। ठीक है, ये सब आप जो हो जाएंगे उसमें 19 बच्चों संख्या देना पड़ेगा। अभी जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने था ना वो देखिएगा, पोर्टल में जाइएगा, जो मांगेगा वो दीजिए, नहीं होगा तो शून्य लिखिएगा, पढ़िएगा। 19 दिए नहीं 19-20 का जो भी रिपोर्ट दी हो, लेकिन आप पोर्टल पर डालना होगा ना, उसका मिलान करना। का पूरा रिपोर्ट आपको पोर्टल पर डालना। ये जो पोर्टल लाया गया है वो बिल्कुल
पारदर्शिता लाने के लिए लाई गई। अभी कैसा सब नियम को ऑनलाइन किया। बचाओ अगर मैं हमारे तबके में आय पर बैंक का प्रॉब्लम हुआ। मुझे ऊपर से ही आ जाएगा जब कि उन्हीं आपने समय पर आय पर नहीं बैंक किया। नहीं तो उसका जवाब यार जल्दी से कंप्लीट करेंगे दूसरा सेशन में भी कुछ लोग आ गए होंगे। जब 19-20 या 18-19 में हम लोग आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन ले रहे थे, उस समय आय प्रमाण पत्र का कोई ऐसा आवश्यकता था नहीं या नहीं डिमांड किया जा रहा था। अब हम 19 में जिस बच्चे का एडमिशन किए उससे आय प्रमाण पत्र मांगेंगे तो उस टाइम का दे नहीं पाएगा, वो तो देगा अभी का। 19-20 में था प्रावधान, आपका प्रावधान ये अभी जो दिखाई तो 11 का शुरू उस में समय भी आय प्रमाण पत्र था और जो मेडिकल था वो था हम अरे लोग रखे हैं। पार्टी को फॉलो तब से ही करना है, आप नहीं लिया है तो एक अलग बात। बीपीएल सूची का कागज हम लोग रखे हैं, आय प्रमाण पत्र और सब कागज डॉक्यूमेंट हम लोग दे रहे हैं। क्या कह रहे? मान लिया है प्रमाण पत्र कोई तो प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा आपको। इस समय क्या है? नहीं सर, तो उसमें लेटर में दिया गया है सर कि पहले का आय प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी आप बनवा सकते हैं। दिया गया जो आप लेटर जो दिए उसमें है और लास्ट में सर। ये आपस में आप लोग देखिए, होता कि कुछ डिस्कशन से भी क्लियर हो जाता है, सारा कुछ हमारे तक ही जानकारी है ऐसा नहीं है। आप लोग भी लेटर पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा बचा हुआ था मैं बता दे रहा हूँ। अलग बैंक खाता की बात किया, फाइनलाइज एप्लीकेशन हो गया, छात्रों का पंजीकरण मैंने आपको बता दिया। अब देखिए वर्षवार 19-20 से सत्र 23-24 तक सभी छात्रों का से कर रहा है, मतलब वहां पर आपने एडमिशन लिया था 2 में गया 3 में गया, और यही चीज होगा कि आप लगातार उसको पढ़ाए हैं, ये आपका क्लेम बनेगा जिसमें बच्चों को कुछ दर्ज किया गया। छात्रों का विवरण भरते समय उनके मोबाइल नंबर, पता, आय प्रमाण पत्र, वर्ग, जन्मतिथि एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की जानकारी सही है सुनिश्चित कर लें। मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। छात्र का आधार कार्ड वैकल्पिक होगा, अल्टरनेट होगा, कोई जरूरी नहीं है। छात्रों को प्रश्न कक्षा में उनके प्रदर्शन इत्यादि जानकारी सही भरना है। उसके बाद विद्यालयों द्वारा छात्रों को विवरण प्रखंड स्तर के सत्यापन के लिए अग्रसित करने के बाद अभिभावकों को मोबाइल नंबर पर आरटी पंजीकरण सूचना प्राप्त होगी। जो मैंने बताया है उसी का ये डिटेल्स है, ठीक है ना। ये हाँ, 8 कॉपी है जिला स्तरीय, राज्य स्तर पर भी ये होगा। नोडल पदाधिकारी में समय सीमा देखिए, इसमें समय सीमा में कहा है विद्यालय पंजीकरण प्रखंड शिक्षा द्वारा विद्यालय छात्रों को सब जिला स्तरीय समिति अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया। निर्धारित समय सीमा के पत्रांक इतना इसमें देखे तो आरटी का जो 15/3/23 का लेटर है 795 में देखिए है आपके पास समय सीमा निर्धारित किया। और किन्हीं को कुछ कहना है तो बताइए। हाँ, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप लोगों की ओर से डॉक्यूमेंट मिलेगा तो हम उसको साथ वहाँ से मांगेंगे। ग्रुप ऐसा नहीं चले सो नहीं, जो सरकारी नियोग साहब का ग्रुप है। नहीं बात नहीं है। कोरोना काल में 2 साल नहीं चला, उसका क्या क्लियरिफिकेशन? हम लोग हैं कोरोना काल में नहीं चला है तो आपका तो सुन नहीं रहेगा वहाँ ना, सेशन ही नहीं चला, कोरोना काल था। तो वहाँ पे 0 दिया जाएगा सर। वो भी जानते हैं ना। 20-21 अब आप एक बच्चे को पढ़ाए नहीं, स्कूल ही बंद रहा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, दूसरे बच्चे के लिए नहीं हुआ, इस बच्चे के लिए नहीं हुआ। आप ऑनलाइन पढ़ाए हो तो ऑनलाइन से बच्चे जुड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये तो कलाकारी समूह के बच्चे हैं। ऑनलाइन कुछ ही लोग बड़े बच्चों को पढ़ाए, छोटे बच्चे को पढ़ाए ही नहीं। तो ये अन्य का सवाल नहीं हो। एक मैडम है, आप किस स्कूल से मैडम? अरेराज से। आपको कुछ कहना है? अल्पसंख्यक थी, मैं अकेली थी लेडी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं। और कोई बच्चा की जिंदगी बना दीजिए। ऐसे लोगों को हम हटा नहीं सकते, पढ़ाएंगे उनके बच्चे को, वो दे नहीं पाते हैं कुछ पेपर्स जो हमें उनका चाहिए, तो हम क्या करें सर? मैं एक बात बताऊं? जी सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, जी सर। कि उनके लिए आप जाइए सीओ के पास, आप अपने स्टाफ को भेजिए, कहिए कि मैं इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और इनका सर्टिफिकेट बनने में कठिनाई है, क्योंकि अनएजुकेटेड गार्जियन है, इसलिए दिक्कत हो रही है।
और एक रिक्वेस्ट आता जाएगा, मुझे लगता है वो सीईओ का भी दर्द ये होगा कि इस बच्चे पढ़ने वाले बच्चे को मैं सर्टिफिकेट जल्दी से बना। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमें सीईओ साहब के पास भी जाना नहीं होगा। आरटीपीएस जो है पोर्टल है उस पे डालेंगे, उनका बायोडाटा जो भी है डाटा फिलअप कर देंगे, तो 15 वर्किंग डेज में वो बन के स्वतः आ जाएगा और हम लोग ऑनलाइन ही उसको निकाल पाएंगे। जब हम पोर्टल पे डाल देंगे तो वो स्वतः सीईओ साहब के यहाँ से वो कर्मचारी को पहुंच जाएगा। बीच में आरओ होते हैं, उनके पास स्वतः वो टाइम का बॉन्ड है, उस बीच में वहां पहुंच जाएगा, उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करके देना ही देना है। तो हम सिर्फ 15 दिन इंतजार करेंगे ना, तो उसका सर्टिफिकेट फिर हम ऑनलाइन ही निकाल पाएंगे। अब हम लोग को वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है। इतना कहना है उनको कह देना है कि या तो किसी साइबर कैफे में जाके 10 रुपया में वो फॉर्म डलवा लें, या उसके अगर हम उनको मदद करना चाहते हैं तो हम विद्यालय परिवार की ओर से उनको कहेंगे आप 10 मिनट बैठिए, और 10 मिनट उसका तो 4 से 5 मिनट रहता है, डाटा फुलफिल हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग नहीं करते हैं तो फिर से हम लोग को करना होता है, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर हम देखेंगे इसको। चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज हमें कहना है कि अलाभकारी समूह के बच्चों को जिनको हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसके लिए हम सरकार से पैसा नहीं लें तो इसके लिए क्या करें? जब आप इसमें भरेंगे इन डिटेल, तो डिटेल में बैंक अकाउंट भी भरेंगे तभी सबमिट होगा, आपको पैसा लेना ही होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि अपने ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, तो आप और 10 बच्चे जो गरीब होंगे ना, उनका एडमिशन ले लीजिए, और वो पैसा जो इस बच्चे को जो हम कर रहे हैं, आपको मजबूर कर रहे हैं, ये सरकार मजबूर कर रही है, इसको तो पैसा दे के पढ़ाइए, और 10 और बच्चे को ले लीजिए जिसको आप अपने पैसे से पढ़ाइए। मान लीजिए बात समझिए, तो अच्छी बात है ना। या उसी फंड से उन्हें कहीं टूर प्रोग्राम में आप नहीं, वो तो उस बच्चे के लिए लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे कहने का मतलब मेरा शर्ट इनको पहना दीजिएगा फिट थोड़े करेगा, उस बच्चे के लिए लीजिए, लेकिन 10 और बच्चे को आप बढ़ा लीजिए, आपको वो 10 बच्चा और आह्लादित होकर के प्यार से सम्मान से देखेगा और आपको भगवान मान लेगा। सही बात है। आज के समय में जीएसटी मेरा जीएसटी मेरा अपना बनाया हुआ विभाग का ये अलग से, और एक संभाव त्रिभुज होता है जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं गणित। उसमें तीनों कोण बराबर होता है 60 डिग्री का, और तीनों भुजा बराबर होता है। तो इस जीएसटी को 3 वर्टेक्स पर डाल दीजिए, तीनों शीर्ष पर डाल दीजिए। जी को नीचे में यहाँ रखिए, एस को यहाँ रखिए, टी को ऊपर रखिए, ठीक है ना। तो तीनों कोणों पर जीएसटी हो गया, जी से गार्जियन, एस से स्टूडेंट, टी से टीचर। इसी 3 पर फोकस कीजिए, यही 3 फोकस के बिंदु है। इनको बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शैक्षणिक गतिविधि, शैक्षणिक वातावरण निर्माण, ठीक है ना। गार्जियन की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की भी उतनी ही है, टीचर की भी उतनी है, बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 100% में बांट दीजिए, 33.33% का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तीनों की। बाकी का जो 0.01% बचा है वो हमारे जैसे पदाधिकारी, एनजीओ, दुकान चलाने वाले, रिक्शा चालक, जितना अग्रम है उनकी। तो आप अगर इस